Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies of class 7th. As you know, we have completed one lesson from history part of this lesson and we are studying the first lesson of geography part of this book. हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन. हिस्ट्री का एक लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी. आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण. एंड आई हैव पोस्टेड वन वीडियो ऑलरेडी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का एक वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं एंड इट इज द सेकंड वीडियो, और ये सेकंड वीडियो है ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का. लेट्स स्टार्ट टूडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू नो टुडे, आज जो पॉइंट हमें सीखना है, जानना है, इज जो है द नेचुरल एनवायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण. द लैंड, धरती, वाटर यानी जल, एयर मीन्स हवा, एनिमल्स यानी जानवर, एंड प्लांट्स और पौधे, कंप्राइज नेचर, ये मिलकर बनता है नेचर. ये सभी नेचर में शामिल है. नेचर जब हम लोग बोलते हैं, नेचर यानी प्रकृति, जिसको हम नेचुरल, नेचर से नेचुरल भी शब्द बनता है. नेचर यानी है प्रकृति और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक. तो प्रकृति जो है, नेचर जब हम बात करते हैं तो उसमें ये सब चीजें शामिल है. धरती, पानी, हवा, जानवर, पौधे, ये सारी चीजें नेचर के अंदर इंक्लूडेड है, कंप्राइज है, यानी कि इनसे मिलकर के ही नेचर बनता है. दिस नेचुरल एनवायरमेंट, ये जो प्राकृतिक एनवायरमेंट यानी वातावरण, पर्यावरण है, इज ग्रुप्ड, इसको समूह में बांटा गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनटू वेरियस डोमेन्स, कई प्रकार के क्षेत्रों में. ये जो एनवायरमेंट है, जो ये पर्यावरण है चारों ओर का, जिसमें कई सारी चीजें आती है, इसको कई क्षेत्रों में, डोमेन यानी होता है क्षेत्र, कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में इसको ग्रुप बनाए गए हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों के समूह बनाए गए हैं. द फॉलोइंग 3 डोमेन्स, निम्नलिखित 3 जो क्षेत्र हैं, इंटरैक्ट यानी एक दूसरे से क्रिया करते हैं. अंतः क्रिया, इंटरैक्ट करना मतलब क्रिया करना आपस में. द फॉलोइंग 3 डोमेन्स, निम्नलिखित 3 क्षेत्र इंटरैक्ट यानी अंतः क्रिया करते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं. टू फॉर्म द बायोस्फीयर, टू फॉर्म यानी बनाने के लिए, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनाने के लिए निम्नलिखित 3 जो डोमेन्स हैं, 3 जो क्षेत्र है, वो इंटरैक्ट करते हैं. ये बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल यानी जीवों का मंडल. जीवों का मंडल यानी जीव जिसमें रहते हैं, वो वातावरण जिसमें जीव रहते हैं. तो जीवों को रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जीवों को रहने के लिए पानी भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, हवा भी चाहिए. ये सारी चीजें जीवों को रहने के लिए चाहिए. तो ये सारी चीजें मिलकर के बायोस्फीयर बनता है. बायोस्फीयर यानी जैव मंडल यानी जीवों का मंडल. और इस बायोस्फीयर को 3 मंडलों में डिवाइड किया गया है. 3 प्रकार के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं. इन विच, ये जो बायोस्फीयर जो होता है, जैव मंडल जिसको हम कहते हैं, इन विच, जिसमें कि वेरियस लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट, कई प्रकार के जीवन के रूप उपस्थित रहते हैं, जीवित रहते हैं. ये जो बायोस्फीयर जो कहा गया है, बायोस्फीयर का मतलब है जैव मंडल. ऐसा मंडल, ऐसी जगह जहां पर जीव रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं. हिंदी में इसको जैव मंडल कहते हैं. तो ये नेचर में सब चीजें आ जाती है, ये हमने पढ़ा. फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इनको अलग अलग डोमेन के हिसाब से ग्रुप किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इनके ग्रुप बनाए गए हैं. और नीचे 3 ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे. वो तीनों ग्रुप मिलकर के आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से क्रिया चलती रहती है उनकी, और वो तीनों मिलकर के ही बायोस्फीयर बनता है. यानी जैव मंडल उन्हीं तीनों चीजों से मिलकर के बनता है. तो आइए पढ़ते हैं उन 3 ग्रुपों के बारे में. पहला ग्रुप है लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल कहते हैं, यानी जमीन का एरिया.
लिथोस्फीयर का मतलब है स्थल मंडल या जमीन का एरिया। दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, पानी का एरिया। और तीसरा जो ग्रुप है वो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ये तीनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं यानी जैव मंडल बनाते हैं। एक तो जमीन, एक पानी और एक हवा, ये तीनों चीजें मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करती है, जिसमें जीव रहते हैं। लाखों जो टाइप के जो जीव हैं वो इसमें रहते हैं। तो ये तीनों को अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। जो फिर से मैं बताना चाहूंगा, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल और लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। ये तीन ग्रुप बनाए गए हैं, तीनों आपस में क्रिया करते हैं। पानी की जमीन से क्रिया, जमीन की हवा से क्रिया, आपस में इनकी इंटरेक्शन चलती है, अंतः क्रिया चलती रहती है और इन तीनों से मिलकर के बायोस्फीयर बनता है। आइए शुरू करते हैं पहले ग्रुप से, विच इज लिथोस्फीयर, जो कि है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जमीनी क्षेत्र है ये। दिस इज द सॉलिड टॉप लेयर, ये ठोस ऊपर की लेयर है, ऊपर की परत है। ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती की सतह की ये टॉप लेयर है, ऊपर की सतह है। आल्सो कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट, इसको धरती की पपड़ी भी कहते हैं। क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी। इसको अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, इसको धरती की पपड़ी भी कहते हैं। इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये बनी होती है चट्टानों और खनिजों की। विद ए थिन कवरिंग ऑफ सॉइल, जो कि एक पतली परत मिट्टी से ढके रहते हैं। यानी नीचे मिनरल्स भी होते हैं, यानी नीचे खनिज भी होते हैं, चट्टाने भी होती है इसमें, लेकिन सबसे ऊपर किसकी परत होती है? सोइल यानी मिट्टी की परत होती है। थिन कवरिंग यानी पतली परत होती है मिट्टी की। द लिथोस्फीयर, ये जो लिथोस्फीयर होता है, जो स्थल मंडल है, इज रेगुलर इन शेप, ये आकृति में लगातार होता है या समतल होता है, यानी कहीं से टूटता नहीं है, रेगुलर चलता रहता है। जैसे स्थल मंडल जो है वो लगातार चलता रहता है, रेगुलर होता है। ये शेप यानी आकृति में ये नियमित होता है या कंटिन्यू होता है। एंड हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, और रखता है अलग अलग प्रकार के धरती के प्रकार। फॉर्म्स यानी प्रकार या रूप, धरती के अलग अलग रूपों को रखता है। ये जो लिथोस्फीयर है, इसमें धरती के, लैंड के कई जो फॉर्म्स हैं, वो कई जो रूप हैं वो होते हैं। जैसे कि जैसे कि माउंटेन्स जैसे पर्वत होते हैं, प्लेन्स यानी मैदान होते हैं, वैलीज यानी घाटियां होती है, प्लेट्यूज यानी पठार होते हैं, एटसेट्रा आदि। यानी इस तरह के कई प्रकार के फॉर्म्स लिथोस्फीयर में होते हैं, लैंड के यानी जमीन के। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट, ये जो क्रस्ट यानी पपड़ी, जो अभी शब्द आया था ऊपर, ये जो पपड़ी है, धरती के ऊपर की जो पपड़ी है, द पार्ट ऑफ द क्रस्ट, ये जो पपड़ी का जो हिस्सा है, लेइंग बिलो द ओशन, और जो महासागरों के नीचे भी तो धरती होती है, तो ये जो ओशन यानी महासागरों के बिलो यानी नीचे की जो पपड़ी होती है, ये अभी तक जो बात कर रहे थे अपन महासागरों से बाहर की बात कर रहे थे, लेकिन महासागरों के तल में भी तो जमीन ही होती है। तो बिलो द ओशन, ये जो पपड़ी होती है जो ओशन के बिलो यानी महासागरों के नीचे होती है, इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर, ये महासागरों का फर्श कहलाता है। फर्श यानी फ्लोर कहते हैं इंग्लिश में, तो इनको ओशन फ्लोर कहते हैं। जो पपड़ी जमीन की, ये जो लिथोस्फीयर की जो क्रस्ट है, जो पपड़ी है, जो ओशन के बिलो होती है, महासागरों के नीचे होती है, उनको ओशन फ्लोर कहा जाता है। तो उसको ओशन फ्लोर कहते हैं। विच अगेन इज अनइवन, जो कि अनइवन होता है यानी अनियमित होता है। जमीन के महासागरों के जो तल होता है, महासागरों का जो ओशन फ्लोर होता है, वो अनइवन होता है यानी लगातार नहीं होता, वो अनियमित होता है। एंड नॉट फ्लैट, और चपटा नहीं होता। फ्लैट नहीं होता महासागरों का जो तल है, जो
ओशन फ्लोर जो होता है वो फ्लैट नहीं होता और अनइवन होता है, यानी असमतल और अनियमित होता है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस, ये जो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल है, ये हमें प्रदान करता है विद मिनरल वेल्थ, यानी खनिजों की जो संपदा होती है, जो भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जो भी जमीन के अंदर से हमें मिलता है, पेट्रोल, ये मिनरल वेल्थ हमें देता है लिथोस्फीयर, यानी खनिजों की संपदा, दौलत हमें देता है। ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान इससे हमें मिलते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल इससे हमें प्राप्त होते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती की जो जमीन है वो हमें मिलती है। एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और मनुष्यों के रहने के लिए आबादी, जो आबादी की जमीन है। लैंड यानी जमीन, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मनुष्य की आबादी के लिए, यानी मनुष्यों को रहने के लिए भी जो बसने के लिए जो जमीन चाहिए वो भी लिथोस्फीयर से मिलती है। जो खेती की जमीन है वो भी लिथोस्फीयर से मिलती है। जो मिनरल्स मिलते हैं वो लिथोस्फीयर से मिलते हैं। घास के मैदान, जंगल, ये सब चीजें हमें लिथोस्फीयर ही प्रोवाइड करवाता है। तो लिथोस्फीयर की कितनी इंपॉर्टेंस है अभी हमने पढ़ा। ये एक मंडल हो गया जिसको स्थल मंडल कहते हैं हिंदी में और लिथोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो मंडल है वो है जल मंडल, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जल मंडल। द पार्ट ऑफ अर्थ, धरती का वो हिस्सा, कवर्ड विद वाटर, जो पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है, इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं या जल मंडल कहते हैं। इट इंक्लूड, इसमें शामिल है, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, इसमें पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सब शामिल हैं। सच एज, जैसे कि ओशंस यानी महासागर, सीज यानी समुद्र, रिवर्स यानी नदियां, लेक्स यानी झीलें, एटसेट्रा आदि। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स, ये क्या प्रदान करता है हमें? हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स, हाइड्रोस्फीयर प्रदान करता है वाटर यानी पानी, विच इज एसेंशियल, जो कि जरूरी है, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीवों के लिए। तो पानी का भी बहुत बड़ा महत्व है। पानी के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते, जमीन के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ये बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं। और दो इस मंडलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। और तीसरा मंडल जो है वो है एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल कहते हैं। ये तीनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, यानी जैव मंडल बनाते हैं, क्योंकि जीवों को इन तीनों की जरूरत होती है। तीनों चीजें मिलेगी तो ही जीव वहां पर रह सकते हैं। तो तीनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाएंगे। तीसरा जो स्फीयर है या मंडल है वो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। द थिक लेयर, मोटी परत, ऑफ एयर यानी हवा की, सराउंडिंग द अर्थ, धरती को जो घेरे हुए है। हवा की जो मोटी परत है जो धरती को घेरे हुए है, इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, उसको वो कहलाती है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। द एयर इज मिक्स ऑफ गैसेज, ये जो एयर है, ये जो हवा है, ये क्या है? इसमें क्या है? मिक्स ऑफ गैसेज, यानी गैसों का मिश्रण है। इसमें कई प्रकार की गैसें हैं। विच चेंज, जो कि बदलती है, इन क्वांटिटी यानी मात्रा में, यानी जिनकी मात्रा बदलती रहती है। गैसें बहुत सारी है इस एयर में, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है कि वो कितनी मात्रा में है वो बदलती रहती है। विद इंक्रीजिंग एटीट्यूड, जो कि बढ़ते हुए रुख से बदलती रहती है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी धरती की जो सतह है उससे हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गैसों की जो मात्रा है वो बदलती रहती है। नीचे मात्राएं कुछ अलग प्रकार से होती है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से इंक्रीज करते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे गैसों की जो क्वांटिटी है वो चेंज होती जाती है। द एटमॉस्फेयर, ये जो वायुमंडल है, इज हेल्ड टू द अर्थ, ये धरती पर उपस्थित होता है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये गुरुत्वाकर्षण बल
ग्रेविटी यानी खींचने का, फोर्स यानी बल, चीजों को अपनी ओर खींचने का जो बल होता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अपनी धरती चीजों को अपनी ओर खींचती है, यानी धरती के अंदर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। ये इसके कारण से ये जो वायुमंडल है, ये जो गैसें हैं, ये धरती के पास में रहती है। तो ये वायुमंडल अगर धरती पर उपस्थित है तो वो कारण है उसका धरती का फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके कारण से ये एटमॉस्फेयर वो हेल्ड ऑन द अर्थ, अर्थ यानी धरती पर उपस्थित है। बिसाइड्स, साथ ही वेरियस गैसेज यानी कई प्रकार की गैसें, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये जो गैसें हैं, ये जो कई प्रकार की गैसें हैं, एंड हाइड्रोजन एट हायर एल्टीट्यूड्स यानी ऊंचे स्थानों पर, एल्टीट्यूड्स यानी ऊंचाई वाले स्थानों पर ये भी साथ में रहती है। द एटमोस्फियर आल्सो कंटेन्स, इस एटमोस्फियर में यानी इस वायुमंडल में और क्या शामिल है? डस्ट एंड वाटर वेपर, इसमें शामिल है डस्ट यानी धूल और वेपर यानी भाप या वाष्प, जिसको हम कहते हैं पानी की जो भाप होती है, वाष्प, वेपर भी कह सकते हैं उसको। इसमें ये भी शामिल है, जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो इसमें ये भी कंटेन करता है एटमॉस्फेयर डस्ट एंड वाटर वेपर यानी धूल, मिट्टी और जो भाप होती है वो भी इसमें शामिल होती है। ये जो गैसों के नाम आए हैं ये भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ ही इसमें और भी कई चीजें, कई गैसें शामिल हैं इन गैसों के अलावा भी। चेंजेज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में बदलाव, इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। वायुमंडल में जब चेंज होता है, जब गैसों की क्वांटिटी में चेंज होता है, जब गैसों की क्वालिटी और क्वांटिटी बदलती है तो वो असर डालता है। इन्फ्लुएंस यानी वो प्रभावित करता है। जब गैसों की क्वालिटी बदलती है या क्वांटिटी बदलती है, जो गैस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होकर के वो बदल जाती है, या उसमें भाप में कम ज़्यादा होता है, धूल मिट्टी में कम ज़्यादा होता है, तो जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, जब वायुमंडल में बदलाव होता है तो इन्फ्लुएंस यानी ये प्रभाव डालता है, ये चीज प्रभाव डालती है वेदर एंड क्लाइमेट, ये मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। जब वायुमंडल में कोई परिवर्तन आता है, जब इसकी गैसों में, जब धूल मिट्टी में, जब वेपर में, किसी में भी जब चेंज आता है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है मौसम पर और क्लाइमेट यानी जलवायु पर। मौसम तो थोड़ी देर रहता है और जलवायु लंबे समय तक रहती है, उसको जलवायु कहते हैं। क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में यही डिफरेंस होता है। तो ये इन पर प्रभाव डालता है। जब वायुमंडल में चेंज होता है तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्रभावित करते हैं वेदर और क्लाइमेट को, यानी मौसम और जलवायु को। द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क्स, ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये काम भी करता है एज ए शील्ड, एक सुरक्षा कवच के रूप में, फॉर द अर्थ, धरती के। ये धरती के सुरक्षा कवच के रूप में, एक शील्ड के रूप में भी काम करता है ये वायुमंडल। प्रोटेक्टिंग इट, ये धरती को प्रोटेक्ट करता है। ये वायुमंडल जो है, जो हवा की मोटी परत है, ये धरती को प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज, नुकसानदेह किरणों से, ऑफ द सन, सूर्य की। धरती पर सूर्य की किरणें आती है, प्रकाश आता है, गर्मी आती है, लेकिन साथ में अल्ट्रा वायलेट रेज यानी किरणें भी धरती पर आती है जो नुकसान देती है, उससे ये धरती को बचाता है वायुमंडल। एंड आल्सो कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट, और धरती का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको भी मॉडरेट रखता है, यानी मध्यम श्रेणी का रखता है। यानी न तो धरती इतनी ठंडी होने देता है, ये एटमॉस्फेयर की बर्फ ही जम जाए पूरी धरती पर, न इतनी गर्मी होने देता है कि झुलस जाए जीव जंतु। तो ये बीच का तापमान रखता है, जिसको मॉडरेट कहते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर यानी मध्यम श्रेणी का तापमान ये बनाए रखता है। ये किसके कारण से संभव है? ये एटमॉस्फेयर के कारण होता है। वायुमंडल जो होता है, हवा की जो गैसों की जो लेयर होती है, एक मोटी थिक लेयर,
उसके कारण से इसका जो टेम्परेचर है धरती का वो मॉडरेट रहता है, वो मध्यम श्रेणी का रहता है ऑन द अर्थ सरफेस, धरती की सतह पर। तो कितना महत्वपूर्ण है तीनों ही ये मंडल, जिसको हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये तीनों मंडल जो हैं, ये तीनों जो स्फीयर हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और ये तीनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, यानी जैव मंडल बनाते हैं जिसमें जीव रहते हैं। अब बात करेंगे बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन की, यानी सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, निर्जीव और सजीव चीजें आपस में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है, कैसे वो प्रभाव डालती है एक दूसरे पर, और कैसे अंतः क्रिया करती है। क्या आपने सोचा है सजीव और निर्जीव भी आपस में क्रिया करते हैं? हवा क्या है, निर्जीव है पर आपको प्रभावित करती है कि नहीं करती है? टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, निर्जीव है पर आपको प्रभावित करते हैं। धूल मिट्टी क्या है, निर्जीव है लेकिन आपको प्रभावित करते हैं। तो सजीव निर्जीवों पर प्रभाव डालते हैं, निर्जीव सजीवों पर प्रभाव डालते हैं, आपस में इन दोनों की क्रिया होती रहती है जिसको इंटरेक्शन कहते हैं। तो कैसे बायोटिक और एबायोटिक, यानी बायोटिक कहते हैं जैविक यानी जीवों से बनी हुई चीजें, और एबायोटिक यानी अजैविक जो निर्जीव से बनी हुई चीजें हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे अंतः क्रिया करते हैं, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन। द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। पर्यावरण के जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स यानी तत्व हैं, इंटरैक्ट यानी वो अंतः क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, विद ईच अदर एक दूसरे से, एंड चेंज और बदलते हैं विद टाइम समय के साथ। बायोटिक यानी जैविक और एबायोटिक यानी अजैविक जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी तत्व हैं, जो भी चीजें हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है और चेंज होती रहती है टाइम के साथ, समय के साथ। बोथ दीज एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स यानी तत्व बायोटिक और एबायोटिक, आर डायनेमिक इन नेचर। ये दोनों ही जो तत्व होते हैं, भले ही वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, बायोटिक हो या एबायोटिक हो, ये दोनों ही नेचर में यानी प्रकृति में इनकी जो प्रकृति होती है वो डायनेमिक होती है, यानी गतिशील या ऊर्जावान होते हैं दोनों ही तत्व। चेंजेज इन द बायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट। एबायोटिक का मतलब है अजैविक, जो जीव से नहीं बने हैं, जो निर्जीव हैं उनको एबायोटिक कहते हैं, जो सजीव है वो बायोटिक है, सजीवों से बनी हुई चीजें। चेंजेज इन द एबायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक यानी अजैविक पर्यावरण में बदलाव। जब एबायोटिक पर्यावरण में बदलाव होता है, जब निर्जीव चीजों में बदलाव होता है, आर कॉज्ड, इससे पैदा होती है, बाय द एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उसके कारण से निर्जीव चीजों में बदलाव होता है। सूरज की गर्मी ज्यादा पड़ती है तो चीजों में बदलाव होता है, कई चीजें जल जाती है, झुलस जाती है, टूट जाती है, तो निर्जीव चीजों पर प्रभाव पड़ता है। एबायोटिक जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाता है, उसमें चेंज आता है, उसमें बदलाव आता है, किसके कारण से? एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य की जो ऊष्मा है, गर्मी है, प्रकाश है, उसके कारण से, सन की एनर्जी, ऊर्जा के कारण से एबायोटिक जो एनवायरमेंट है, जो अजैविक पर्यावरण है, उसमें चेंज आता है। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, लगातार वितरण किसका? एयर एंड वाटर, हवा और पानी का लगातार वितरण, ब्रिंग्स यानी लाता है, अबाउट सीजनल एंड क्लाइमेटिक चेंजेज। सीजनल यानी मौसमी और क्लाइमेटिक यानी जलवायुवीय परिवर्तन लाता है, इसके बारे में परिवर्तन लाता है। जब लगातार हवा और पानी का सर्कुलेशन यानी वितरण होता है, उनमें चेंजेज होता है, यानी लगातार जब हवा और पानी में बदलाव होता है, और हवा और पानी में बदलाव क्यों होता है? सूर्य के कारण। तो हवा और पानी में जब लगातार
उनका सर्कुलेशन होता है, उनका वितरण होता है, उसमें बदलाव होता है। तो इसके कारण से क्या परिवर्तन आता है? सीजनल और क्लाइमेटिक, यानी सीजनल यानी मौसमी, और क्लाइमेटिक यानी जलवायुवीय यानी जलवायु में चेंज आ जाता है। दीज क्लाइमेटिक चेंजेज, और ये जो जलवायु में परिवर्तन आता है, इन्फ्लुएंस ये प्रभावित करता है द बायोटिक एलिमेंट, और ये फिर सजीवों को प्रभावित करता है। देखिए कैसे चला चैनल। शुरुआत में सन की जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उससे किस पे परिवर्तन आया? उस पे परिवर्तन आया एबायोटिक चीजों पर, यानी हवा और पानी पर। हवा और पानी से परिवर्तन आया, सीजनल और क्लाइमेटिक चेंजेज आए, यानी मौसमी और जलवायुवीय परिवर्तन आए। और मौसमी और जलवायुवीय परिवर्तन जब आते हैं, जब मौसम बदलता है, जब जलवायु बदलती है, तो उसका सजीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। मौसम बदलता है तो हम पे भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु बदलती है तो हम पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो चेंजेज आते हैं, सीजनल और क्लाइमेटिक चेंजेज, इन्फ्लुएंस यानी ये प्रभावित करते हैं द बायोटिक एलिमेंट्स, ये जैविक तत्वों को प्रभावित करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, पौधे, जानवर और मनुष्य डिपेंड ऑन लैंड, ये निर्भर होते हैं, पौधे हों चाहे जानवर हों चाहे मनुष्य हो, ये डिपेंड होते हैं ऑन लैंड यानी धरती पर, एयर यानी हवा पर, एंड वाटर और पानी पर, फॉर सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए। हम लोग जिंदा रहने के लिए निर्जीव चीजों पर निर्भर हैं। पता है आपको, हवा निर्जीव होती है, पानी निर्जीव होता है, धरती निर्जीव होती है, लेकिन हम सजीव हैं, लेकिन हम निर्जीवों के ऊपर निर्भर हैं, हम डिपेंड हैं उन पर सर्वाइवल के लिए, यानी जीवित रहने के लिए। तो हम और निर्जीव यानी सजीव और निर्जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, इंटरैक्ट करते हैं दोनों। सजीव और निर्जीव आपस में अंतः क्रिया करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। एबायोटिक एलिमेंट्स यानी अजैविक तत्व, एबायोटिक एलिमेंट्स आल्सो कॉज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू इवॉल्व। ये जो निर्जीव चीजें हैं, ये एबायोटिक एलिमेंट्स यानी अजैविक तत्व, जो एक तरह से अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए निर्जीव चीजों के लिए बोल सकते हैं हम। एबायोटिक एलिमेंट्स यानी अजैविक जो तत्व हैं, आल्सो कॉज यानी ये भी चीज पैदा करते हैं न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, पौधों की नई जातियां भी पैदा करते हैं एबायोटिक एलिमेंट्स, एंड एनिमल्स और नए जानवर भी पैदा करते हैं टू इवॉल्व यानी विकसित करते हैं उनको। नए जानवरों की और नए पौधों की जो जातियां हैं, स्पीसीज है, उनको इवॉल्व करना यानी उनको विकसित करने का काम भी निर्जीव चीजें करती है, एबायोटिक चीजें करती है। वाइल कैसे होता है ये? वाइल ओल्ड स्पीसीज बिकम, जब पुरानी जातियां बिकम यानी बन जाती है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, गायब हो जाती है। जब पुरानी जातियां नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाती है जानवरों की या पौधों की। व्हेन दे फेल टू अडेप्ट, जब, और विलुप्त कब हो जाती है कोई जातियां जानवरों की या पौधों की? जब वो नए जो बदलाव होते हैं वातावरण में, जो पर्यावरण में या जो निर्जीव चीजों में जो नए बदलाव होते हैं, उनको जो जातियां अपने अंदर समाहित नहीं कर पाती, जो एडॉप्ट नहीं कर पाती नई चीजों को, वो पुरानी जातियां तो खत्म हो जाती है और उस नए वातावरण के हिसाब से नई जातियां पैदा हो जाती है। तो निर्जीव चीजों ने नई जातियां बनाई ना। व्हेन दे फेल, जब वो फेल हो जाती है जातियां, पुरानी जातियां, टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय जो कारक हैं, उनमें जब चेंज होता है, जो पर्यावरण के विभिन्न फैक्टर हैं, जो कारक हैं, उनमें जो चेंज होता है, उसको अडॉप्ट करने में, उसको ग्रहण करने में जब वो फेल हो जाती है पुरानी जातियां, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है। इन द सेम वे, इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य की जो एक्टिविटीज है, सच एज माइनिंग, जैसे कि मनुष्य खाने खोदता है,
माइनिंग का मतलब होता है खनन, जमीन में से खोद खोद करके चीजें निकालता है, पत्थर निकालता है, सोना चांदी निकालता है, मार्बल निकालता है, इसको माइनिंग कहते हैं। मनुष्य की भी कुछ एक्टिविटीज है, जैसे माइनिंग है यानी खनन है, बिल्डिंग यानी भवन बनाना है, एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण है, एग्रीकल्चर यानी खेती करना है। ये जो एक्टिविटीज है, मनुष्य की जो एक्टिविटीज है, आल्सो इन्फ्लुएंस, ये भी प्रभावित करती है चेंज इन द एबायोटिक एनवायरमेंट। और ये जो ये मनुष्य द्वारा की गई जो एक्टिविटीज है, ये एबायोटिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। देखो, सजीव निर्जीवों पर प्रभाव डालता है और निर्जीव सजीवों पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य क्या है, ह्यूमन क्या है, बायोटिक है, लेकिन इसकी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है, एबायोटिक चीजें प्रभावित हो रही है। मनुष्य खनन करता है, खेती करता है, भवन बनाता है, तो प्रकृति को नुकसान होता है, तो एबायोटिक चीजें प्रभावित होती है। और इसी तरह जब जलवायु में परिवर्तन आता है, जब सीजन में परिवर्तन आता है, तो उससे कई जातियां नष्ट हो जाती है, कई जातियां पैदा हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे एबायोटिक और बायोटिक दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में अंतः क्रिया करते हैं, दोनों में क्रिया होती है, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्जीव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, निर्जीव चीजें भी अपना बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। निर्जीव चीजों में जब बदलाव होता है, अगर हमारी बॉडी उस बदलाव को अडॉप्ट नहीं कर पाती तो हमारी जाति नष्ट हो सकती है। मान लो टेम्परेचर बढ़ने लग गया दुनिया का और हम उसको सहन नहीं कर पाए, तो समाप्त हो जाएंगे जीव। जो उसको सहन कर लेंगे वो रह जाएंगे, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। यानी निर्जीव चीजों में भी बहुत एनर्जी होती है और निर्जीव चीजें भी इन्फ्लुएंस करती है। बायोटिक एबायोटिक को इन्फ्लुएंस करता है, एबायोटिक बायोटिक को इन्फ्लुएंस करता है। ये बातें यहां पर प्रूव की गई है। ये जो इंटरेक्शन होता है, ये जो अंतः क्रिया होती है, दीज इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट, ये जो बायोटिक एनवायरमेंट और एबायोटिक यानी अजैविक और जैविक बायो एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के बीच में जो ये इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है, रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, इन रिजल्ट इन यानी ये इसका परिणाम निकलता है वेरिएशंस यानी परिवर्तन ऑफ सोइल। इससे क्या होता है, मिट्टी में परिवर्तन होता है। ये जो बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है, इससे क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं, कई प्रकार के रिजल्ट निकलते हैं इसके। कुछ रिजल्ट क्या हैं, जैसे कि मिट्टी में बदलाव हो जाता है, वेजिटेशन यानी वनस्पति जगत जो पेड़ पौधे हैं उनमें बदलाव हो जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो पौधों और जानवरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, यानी कहां पर कितने जानवर है, कितने पौधे हैं, किस प्रकार के हैं, इनमें भी चेंजेज हो जाता है। ये सारी चीजें बदल जाती है, किसके कारण से, बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन के कारण, इनकी अंतः क्रिया के कारण। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से जो बायोटिक और एबायोटिक जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो आपस में इंटरेक्शन करता है, आपस में अंतः क्रिया करता है। हम लोग ये बिल्कुल नहीं समझें कि निर्जीव चीजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम ही बिगाड़ सकते हैं निर्जीव चीजों का। कई बार लगता है ना, पत्थर को उठा करके हम यूं ही फेंक देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, पेड़ को यूं ही मार पीट देते हैं, काट देते हैं उसको। तो कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है, और विशेष रूप से जो नादान मनुष्य है, जो जानते नहीं है चीजों को, और विशेष रूप से जो बच्चे होते हैं, कई बार उनको लगता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये पौधे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये पत्थर हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये हवा हमारा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है कि इन चीजों में जब परिवर्तन होता है तो ये नस्लें समाप्त कर देती है जानवरों की, ये पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं उस एरिया के। एक भी फैक्टर इस पर्यावरण का, एक भी फैक्टर अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे तो हम टिक नहीं सकते हैं। आज अगर टेम्परेचर 5 डिग्री भी बढ़ जाए, 2 डिग्री भी बढ़ जाए ना, तो हालत खराब हो जाती है हमारी,
पसीने छूटने लगते हैं हमारे, पानी कम हो जाए तो हम त्राही त्राही करने लगते हैं पानी के लिए। तो ये वातावरण, इसकी महत्व को समझना चाहिए कि एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए प्रकृति के महत्व को समझना चाहिए और कैसे प्रभावित कर देती है एबायोटिक चीजें बायोटिक चीजों को, अभी हमने पढ़ा है। और ये सब मिलकर के अभी 3 प्रकार के स्फीयर पढ़े हमने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, यानी जैव मंडल बनाते हैं जिसमें जीव रहते हैं, क्योंकि जीवों को धरती भी चाहिए, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो हम लोग एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। द स्मॉल जोन ऑफ इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन होता है, ये जो अंतः क्रिया होती है, उसका एक छोटा सा क्षेत्र, अंतः क्रिया का छोटा सा क्षेत्र, किनके बीच की अंतः क्रिया? बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड, हवा, पानी और जमीन, इन तीनों के बीच की इंटरेक्शन, अंतः क्रिया का एक क्षेत्र। वेयर यानी जहां पर लिविंग बींग्स यानी सजीव, सर्वाइव यानी जीवित रहते हैं। इन तीनों चीजों, हवा, पानी और जमीन, इन तीनों की क्रिया का, अंतः क्रिया, इंटरेक्शन का ऐसा एक क्षेत्र जहां पर सजीव जीवित रहते हैं। एंड फ्लरिश, और फलते फूलते हैं, संवर्धित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्लरिश यानी संवर्धित होते हैं, फलते फूलते हैं। इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, जैव मंडल। यानी इन तीनों चीजों की इंटरेक्शन से जो एक ऐसा एक क्षेत्र पनपता है, हवा, पानी और जमीन, ये तीनों चीजें जहां पर होती है, इन तीनों चीजों के आपस में अंतः क्रिया से जो एक ऐसा जोन डेवलप होता है, एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां पर लिविंग बींग्स सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं और फ्लरिश करते हैं, यानी फलते फूलते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र को बायोस्फीयर कहते हैं, यानी जैव मंडल कहते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, सजीव जगत या सजीव जगत कहते हैं। द बायोस्फीयर, ये जो जैव मंडल है, इज ए यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ, ये धरती का एक अद्वितीय विशेषता है। आपको पता है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें किसी पे भी जीवन नहीं है, कोई भी सजीव नहीं रहता है किसी भी प्लैनेट पे, केवल अर्थ पे ही रहते हैं सजीव। बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर केवल धरती पर है और ये धरती का अद्वितीय गुण है, यानी दूसरे किसी भी प्लैनेट में ये गुण नहीं है कि वहां पर बायोस्फीयर हो और वहां पर कोई जीव रहते हो। तो ये यूनिक फीचर है, अद्वितीय विशेषता है ये धरती की। एज इट इज द ओनली प्लैनेट, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है, इन द सोलर सिस्टम, इस सौर परिवार में ये धरती जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है विच सपोर्ट्स लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जो जीवन को सहयोग करता है। द बायोस्फीयर, ये जो जैव मंडल है, प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, वेरियस लाइफ फॉर्म्स, जीवन के कई रूप, ये जीवन के कई रूप हमें देता है। ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के लिए जितनी नेसेसिटीज है, जरूरतें हैं हमारी, वो सब हमें देता है ये बायोस्फीयर। आउटसाइड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के क्षेत्र से बाहर, यानी इस जैव मंडल के क्षेत्र से बाहर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जीवन संभव नहीं है। बायोस्फीयर के कारण ही जीवन संभव है और धरती पे बायोस्फीयर है, इसीलिए जीवन संभव है। जमीन, पानी और हवा, ये बायोस्फीयर के मेन फीचर्स, फैक्टर है। द बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड, बायोस्फीयर में शामिल है, ऑफ 2 मेजर एलिमेंट्स, ये 2 मुख्य तत्वों से मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, यानी पैदा करने वाले और उपभोग करने वाले, चीजों को प्रोड्यूस करने वाले, ऐसी चीजें जो चीजें बनाती है वो प्रोड्यूसर्स कहलाती है, यानी उत्पादक,
दो चीजें खास है बायोस्फीयर में, एक तो उत्पादन करने वाली चीजें यानी चीजें बनाने वाली, और एक उनको खाने वाले। बनाने वाले और खाने वाले दो प्रकार की एलिमेंट है ना, वो उनसे मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक जो बनाते हैं चीजों को, एंड द कंज्यूमर्स और उपभोक्ता उन चीजों को खाने वाले। द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, हमने पढ़ा है साइंस में। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। स्वयं स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले स्वपोषी कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। द प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक होते हैं, जो चीजों को बनाते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी आर केपेबल, ये कैपेबल होते हैं, ये समर्थ होते हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओवन फूड, अपने खुद के भोजन को प्रोड्यूस करने में, उत्पादित करने में। ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एबायोटिक एलिमेंट्स। और किन चीजों से करते हैं ये अपना भोजन बनाते हैं? एबायोटिक एलिमेंट्स से, यानी अजैविक जो चीजें हैं। भाई पौधे अपना भोजन किन से बनाते हैं? सजीव चीजों से थोड़ी बनाते हैं। उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए और प्रकाश चाहिए, हरा कलर चाहिए। इन्हीं चीजों से तो बनाते हैं पौधे अपना भोजन। तो वो सब चीजें क्या है? एबायोटिक एलिमेंट्स हैं। तो जो अपना भोजन एबायोटिक एलिमेंट से बनाते हैं ऑफ द एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट के एबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं उनसे वो अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे पौधे हैं, आर प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उत्पादन करने वाले हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी जीव दैट आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे जीव जो पैदा नहीं कर सकते चीजों को, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो उत्पादित नहीं कर सकते फूड यानी भोजन को डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो पर्यावरण से सीधा अपना भोजन बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। उनको परपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर है भोजन के लिए, हेटेरोट्रॉप्स। ये सब चीजें हम साइंस में पढ़ चुके हैं। उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हम खुद भी हेटेरोट्रॉप्स है मनुष्य, क्योंकि हम भी पर्यावरण की चीजों से सीधा भोजन नहीं बना सकते। हम भी पौधों पर निर्भर हैं, प्लांट्स पर डिपेंड हैं हम, इसलिए हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं। पौधे ऑटोट्रॉप्स हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। इसमें कंज्यूमर्स लोग शामिल होते हैं, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जानवर भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, ह्यूमंस यानी मनुष्य भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, क्योंकि हम सीधा एनवायरमेंट से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम डिपेंड होते हैं। दीज कंज्यूमर्स, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये जो उपभोक्ता होते हैं, कैन बी हर्बीवोरस और कार्निवोरस। ये शाकाहारी हो सकते हैं या मांसाहारी हो सकते हैं। प्लांट ईटर्स यानी पौधे को खाने वाले, सच एज कैटल, डियर, जैसे कि मवेशी, डियर यानी हिरण, एलिफेंट यानी हाथी, एटसेट्रा। आर हर्बीवोरस, जो प्लांट्स को खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। वाइल फ्लैश ईटर्स, और जो मांस को खाने वाले होते हैं, लाइक लोइन, लियोपॉर्ड जैसे शेर, तेंदुआ, वुल्फ यानी भेड़िया, हाइना, लकड़बग्घा, एटसेट्रा आदि। आर कार्निवोरस, ये मांसाहारी कहलाते हैं। जो प्लांट्स को ईट करते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, जो फ्लैश यानी मांस को ईट करते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और तीसरी एक कैटेगरी और होती है जो दोनों को ही खाते हैं, मांस को भी और प्लांट्स को भी, उनको ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस ईट बोथ, ओमनीवोरस जो होते हैं वो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स एंड फ्लैश यानी पौधे और मांस को, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस और पौधे दोनों को ओमनीवोरस खाते हैं। एग्जाम्पल, इसके उदाहरण क्या है? कौवा दोनों चीजें खाता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। क्रो, बियर यानी भालू भी दोनों प्रकार की चीजें खाता है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, तो इसलिए मनुष्य को भी, ह्यूमंस को भी ओमनीवर्स कहा गया है। जो मांस नहीं खाते हैं जो मनुष्य, वो हर्बीवोरस है, शाकाहारी हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स को भी ईट करते हैं, तो वो ओमनीवोरस होते हैं, एटसेट्रा आदि।
डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नो टाइम फॉर द फर्दर स्टडी. आगे की स्टडी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द इकोसिस्टम. इट विल बी द पार्ट 3. ये अपना पार्ट 3 होगा जो हम आगे पढ़ेंगे. आई हैव टीच यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन टुडे. आज मैंने आपको इस लेसन का सेकेंड पार्ट टीच किया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीज़ों को समझने की कोशिश करें. एंड ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की कोशिश करें. ओके, हैव ए नाइस डे, नाइस टाइम. सी यू एंड बाय.